हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 19 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको मेन लीफ की आवर्त सारणी के लाभ एवं दोष के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो था वो कंप्लीट करा दिया है। अब आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आज हम आपको मेन लीफ की आवर्त सारणी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और यदि आपको साथ ही साथ इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 18 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, H- का, Na+ का, O2- का और F- का। तो देखो H- का 1s2, Na+ का 1s2, 2s2, 2p6 होगा, जबकि O2- का 1s2, 2s2, 2p6 होगा और F- का 1s2, 2s2, 2p6 होगा। इन सभी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से और सही दिया है रश्मि कुशवाहा, प्रदीप पटेल, जोगिंदर सिंह। इन 3 लोगों ने इन सभी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल राइट दिया। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि लिखा हुआ है, तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाएं। तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणाओं को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्वों का वर्गीकरण किया क्यों गया। तो देखो हुआ क्या, उस टाइम बहुत सारे वैज्ञानिक नए नए तत्वों की खोज करने में लगे हुए थे। जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई तो उनका अध्ययन करना थोड़ा कठिन हो गया, उनकी स्टडी करना थोड़ा कठिन हो गया। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया क्यों ना एक ऐसी सारणी बना ली जाए जिसमें जिन तत्वों के गुण समान है उनको एक साथ रख दिया जाए, जिससे कि तत्वों को समझना थोड़ा सरल हो जाए। क्योंकि जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई तो उनकी गुण विशेषताएं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्याएं इत्यादि चीजों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो नए नए वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण को करना शुरू किया, नए नए नियम को दिया। हम आपको बताएंगे कि कहां से इनकी प्रारंभिक अवधारणाएं शुरू हुई, तत्वों के वर्गीकरण की कौन से सन में हुई। इसकी जानकारी देने के बाद आपको डायरेक्ट हम ले चलेंगे मेन लीफ की आवर्त सारणी की तरफ, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट डॉवे-रायनर का तर्क नियम था, डॉवे-रायनर का तर्क नियम, जो कि सन 1829 ईस्वी में दिया गया था, जहां पर उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में ही बताया था, ठीक है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ओनली सन पूछी जा सकती है। आगे दिया गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो 1865 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1865 ईस्वी में। आगे लिखा हुआ है लॉथर-मेयर व्यवस्था। जो लॉथर-मेयर व्यवस्था, इसके अंतर्गत भी तत्वों के वर्गीकरण को ही समझाया गया था, जो 1868 ईस्वी में दी गई थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मेन लीफ की मूल आवर्त सारणी, जो कि 1868 ईस्वी में 1869 ईस्वी में दी गई थी। जो मेन लीफ की मूल आवर्त सारणी है वो 1869 में दी गई थी, जबकि मोज़ले की जो आवर्त तालिका है वो 1913 ईस्वी में 1913 में दी गई थी, ठीक है। मेन लीफ की आवर्त सारणी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में आप मोज़ले की आवर्त तालिका, मोज़ले की आवर्त सारणी मीन्स आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करने
करने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को नहीं समझोगे आपको मोज़ले की आवर्त सारणी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण को समझाया, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी टिकी हुई है वो इसी के आधार पर टिकी हुई है। यहाँ से ऐसे बहुत सारे पॉइंट को ढूंढा और मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। मेंडलीफ ने बहुत सारी चीज़ों की ऐसी जानकारी दी जहाँ से हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बन के तैयार हुई। तो बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो देखो, रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का सफल प्रयास किया। ये रूसी वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम, मेंडलीफ का पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, के तत्वों के वर्गीकरण का सफल प्रयास किया। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण को सफलतापूर्वक समझाया। ठीक है, इनके भी सारणी में कुछ दोष हैं जिसके कारण इस सारणी को पूरी तरीके से मान्य नहीं किया गया और मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किसके आवर्ती फलन थी। तो देखो, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके अनुसार उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे वो परमाणु भार मीन्स द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास पर निर्भर थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो दी गई थी वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रमानुसार दी गई थी। आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह जो ग्रुप थे वो 8 थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। ठीक है, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, 63 थी। ठीक है, मेंडलीफ की समय जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट की ही खोज हो पाई थी। यदि अभी की बात की जाए तो अभी की आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है। ठीक है, मीन्स मोज़ले की आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट उपस्थित हैं। एक बात याद रखना, समूह जो आपकी ये जो खड़ी लाइनें थी वो मेंडलीफ के अनुसार 8 थी। ठीक है, आपने देखी होंगी आवर्त सारणी, ये जो खड़ी लाइन होती है जिन्हें समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। उस टाइम आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की थी उसमें 8 समूह थे, जबकि ये लेटी हुई लाइनें होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है वो ओनली 7 ही थी। ठीक है, बात करते हैं आगे लिखा हुआ है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के देखो लाभ क्या क्या थे। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गई थी, क्योंकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रमानुसार दी थी, तो इससे तत्वों के अध्ययन करने में थोड़ी सरलता हो गई थी। क्योंकि जब क्रम बाई क्रम उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को लगा दिया तो उनके तत्वों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना और उनको जब पढ़ते थे तो अच्छा भी लगता था, क्योंकि क्रम से सभी लगे हुए थे तो तत्वों का अध्ययन करने में थोड़ी सुविधा हो गई थी। आगे लिखा हुआ है कि नए तत्वों की भविष्यवाणी, ये मेन पॉइंट है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से ये भी पता चल गया था कि अभी आगे चल के बहुत सारे एलिमेंट की खोज होनी बाकी है। ठीक है, उन्होंने ये भी जान लिया था कि कौन से तत्व जो खोजे जाएंगे उनका गुण कैसा होगा और किसके पास रखे जाएंगे। जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन की खोज कर ली तो इसके पास कौन सा एलिमेंट रखा जाएगा, इसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी और उन्होंने ये भी बता दिया था कि कौन सा एलिमेंट इस जगह भरा जाएगा। बहुत कुछ मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने बता दिया था। जब उन्होंने तत्व की भविष्यवाणी कर ली तो समझ लीजिए कि मेंडलीफ बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। ठीक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि तत्वों की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन काम है। जब उन्होंने भविष्यवाणी कर ली और कॉलम भी छोड़ दिए थे कि इस जगह कौन सा एलिमेंट भरना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में, जो तत्वों की वैलेंसी है उसको भी ज्ञात करने में बहुत हेल्प मिली थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे लिखा हुआ है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या थे। देखो कुछ ऐसे दोष थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जिस कारणवश मेंडलीफ की आवर्त सारणी को निरस्त कर दिया गया और मोज़ले की आवर्त सारणी को अपना लिया गया जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसी का अध्ययन आपको करवाएंगे, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण टॉपिक ये जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्मीद यही करते हैं कि आज आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे वो अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन का कोई भी स्थान उनकी आवर्त सारणी में निश्चित नहीं था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में समस्थानिक आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नियत नहीं था। आपको पता है समस्थानिक के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोटॉप्स या फिर समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो समस्थानिक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाई कि उनके लिए उसमें उस सारणी में कोई भी स्थान नहीं था कि यहाँ पर कौन से स्थान पर समस्थानिकों को रखना है। ठीक है, ये आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की थी वो सही से नहीं बता सकी, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को निरस्त कर दिया गया। आगे लिखा हुआ है कुछ समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। देखो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 8 समूह थे, 8 वर्ग, जिसे इंग्लिश में ग्रुप्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि जिन तत्वों के गुण समान हैं उन्हें एक ही वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, जबकि बाद में हुआ क्या, जब कुछ और तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो गुण में तो समान थे लेकिन उनके जो समूह थे वो अलग अलग थे। ठीक है, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी पूरी तरीके से मान्य नहीं की गई। आगे लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, किंतु कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं हो पाया। आपको पता है जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रमानुसार रखी गई, लेकिन कुछ जगह हुआ क्या कि ये नियम जो है वो पालन ही नहीं कर रहा है एलिमेंट। मीन्स कुछ ऐसे भी तत्व थे जो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हुए थे, ना कि परमाणु भार के लिए। तो इस पॉइंट के आधार पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को निरस्त कर दिया गया। आगे लिखा हुआ है कि धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त में अलग से नहीं रखा गया। कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं का कोई भी निश्चित स्थान नहीं था। मीन्स मिक्सचर रखे गए, कोई भी, कहने का मतलब है जगह जो थी वो ऐसा होता है कि धातु एक साइड होने चाहिए थे और अधातु एक साइड होने चाहिए थे, लेकिन आवर्त सारणी में उनका कोई भी अलग से स्थान नहीं था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में लाए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लेकर के आएंगे। देखो आप ये मत कहना कि हमने आंसर दिया और आपने नाम नहीं लिया। तो देखो जो गलत आंसर देते हैं हम उनका नाम नहीं लेंगे। यदि आपका आंसर ठीक होगा, सही होगा, तो ही हम आपका नाम लेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमने आज शुरुआत में रश्मि कुशवाहा, प्रदीप पटेल, जोगिंदर सिंह, इन 3 लोगों का नाम दिया, जबकि अर्जुन वर्मा ने भी आंसर दिया था लेकिन उनका आंसर जो था वो गलत था, इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया। नाम उसी का लिया जाएगा जिसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि पहले कौन सा कक्षक भरेगा, 4F या फिर 5D, समझाइए। आगे लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का महत्व समझाइए। L बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए। आपको L बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान लिखने होंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले,
जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।